रेडी स्टार्ट। अभियान में सावधानी। भारत जैसे देश में टीकाकरण अभियान की सफल शुरुआत की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। इतना विशाल देश इतने बड़े पैमाने पर कोई अभियान चला रहा है तो उसमें कुछ शिकायतों का सामने आना लाजिम है और यह आम लोगों के लिए घबराहट का नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के लिए विचार का विषय होना चाहिए। किसी भी दवा का जब प्रयोग किया जाता है तो उसके प्रभाव के साथ साथ कुछ दुष्प्रभाव भी सामने आते हैं। क्योंकि रिकॉर्ड समय में कोरोना वैक्सीन तैयार हुई हैं, इसलिए किसी पर उनके दुष्प्रभाव दिखाई पड़ सकते हैं। इतिहास गवाह है, ज़्यादातर टीकों के निर्माण में दशकों लगे हैं, लेकिन कोरोना ने हमें उतना समय नहीं दिया। कोरोना टीके के चंद दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस पृष्ठभूमि को भी ध्यान में लाना चाहिए कि कोरोना वायरस हर किसी पर समान रूप से प्रभाव नहीं छोड़ता है। किसी पर कोरोना का बहुत घातक असर होता है और किसी पर बहुत मामूली। इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर कोरोना वायरस के प्रभाव में भी अंतर आ जाता है। कुछ लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छी होती है। आंकड़ों को अगर देखें तो अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता वालों को कोरोना ने न्यूनतम परेशान किया है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वायरस का दुष्प्रभाव समान नहीं है तब वायरस के लिए बनी दवा का प्रभाव समान कैसे हो सकता है। दवा की दुनिया के जानकार यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि शायद ही कोई ऐसी दवा है जिसका कोई दुष्प्रभाव न हो। एलोपैथी में ऐसी दवाओं की भरमार है जो नाना प्रकार के रसायनों या रासायनिक समीकरणों से तैयार होती हैं और बहुत स्थापित दवाओं के भी दुष्प्रभाव चिकित्सा विज्ञान के लिए नए नहीं हैं। अतः कोरोना टीके पर भी हमें पूरे विश्वास के साथ चलना चाहिए। विशेष रूप से चिकित्सा समुदाय को टीके का स्वागत करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि इस टीकाकरण अभियान में दुष्प्रभावों के प्रति पहले से ही सचेत रहते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जो लोग टीकाकरण के लिए सामने आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा सरकार के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। टीका लेने के तत्काल बाद ही नहीं बल्कि उसके प्रभाव के पुष्ट होने तक हर एक टीका प्राप्त व्यक्ति की खबर या निगरानी जरूरी है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि टीके के जो भी प्रभाव या दुष्प्रभाव सामने आए उन्हें सही रूप में दर्ज किया जाए और उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। टीकाकरण अभियान की बुनियाद ईमानदारी और पारदर्शिता
पर टिकी होनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास कायम रहे और टीकाकरण को आगे बढ़ाने में हमें सहूलियत हो। वैसे 2 दिन के टीकाकरण अभियान के दौरान बहुत कम शिकायतें सामने आई हैं और केवल एक व्यक्ति के मरने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस एक मौत की भी गहराई से पड़ताल होनी चाहिए। यदि एक व्यक्ति की भी टीके की वजह से जान गई है तो उसके तमाम चिकित्सीय व वैज्ञानिक पहलुओं की पड़ताल सबके सामने रखने की ज़रूरत है। किसी भी तरह की सनसनी या अफवाहों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आज हम सूचनाओं के दौर में जी रहे हैं। जितनी ज़्यादा सूचना लोगों तक पहुंचेगी, उनका विश्वास टीकाकरण अभियान पर उतना ही बढ़ेगा। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। टीकाकरण में दोष या विपक्षी दिवालियापन। सरकार की नीतियों में दोष तलाशना किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातंत्र में विपक्ष का कर्तव्य होता है। जनता सरकार को अच्छे काम करने के लिए ही चुनती है, लेकिन सरकार के अच्छे कार्यों में भी गलतियां तलाशने से आम जनता में विपक्ष के प्रति अविश्वास पैदा होता है। देश में ही और रिकॉर्ड समय में तैयार की गई वैक्सीन एक उपलब्धि है। यह कहना कि वैज्ञानिक तो अच्छे हैं पर सरकार गलत, कुछ ऐसा ही है जैसे सेना जीती तो सेना को तो बधाई, पर सरकार की इस बात के लिए बुराई की। लड़ाई में कुछ सैनिक घायल क्यों हुए? अगर अन्य देशों में टीका लगता और भारत पीछे रहता तो क्या यही विपक्षी सरकार की लानत मलानत न करता? पूरे देश में मुफ्त टीके की विपक्षी मांग भी कुछ इसी तरह का सरकार विरोध है। आर्थिक स्थिति खराब है। लॉकडाउन से राजस्व में भारी कमी आई है। ऐसे में सरकार पर दबाव यह है कि लोगों के हाथ में किसी न किसी बहाने पैसा पहुंचाया जाए ताकि वे खरीदारी करें और अर्थचक्र घूमे। उधर इस साल किसान आंदोलन से ज़रूरत से ज़्यादा अनाज एमएसपी पर सरकार एजेंसियों ने खरीदा व अन्य राहत देने की तैयारी चल रही है। टीकाकरण की प्रक्रिया भारत जैसे विशाल देश में स्वयं में एक दुरूह कार्य है। फिर विपक्ष का लोगों को डराना कि अमुक वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल स्तर पर ही लोक प्रयोग के लिए लाना खतरनाक व गैर जिम्मेदाराना रवैया है। ज़रूरत है जनता में वैक्सीन के प्रयोग को लेकर सकारात्मक माहौल बनाने की। सरकार का आभार इस हौसले के लिए भी व्यक्त करें कि कोरोना के खिलाफ अंतिम युद्ध जीतने के लिए सरकार ने ब्रिटेन, अमेरिका जैसी सभी सावधानियां बरतीं
हाँ, एक साल में टीका इजाद करना और लोक प्रयोग की इजाज़त स्वयं ही एक रिस्क है जो भारत सहित पूरी दुनिया ने लिया। वैसे भी बहुत ही कम लोगों में टीके की मामूली साइड इफ़ेक्ट मिलना सकारात्मक सोच को बल देता है। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। सावधानी के साथ, इसमें संदेह नहीं कि संघर्ष मनुष्य की प्रकृति रही है और उसकी इसी विशेषता के बुते तमाम झंझावातों से लड़ते और पार पाते हुए दुनिया यहाँ तक पहुँच सकी है। यह प्राकृतिक आपदाएं हों या फिर समय समय पर आने वाली महामारियों का कहर, मनुष्य ने उनका सामना किया और आगे का सफ़र तय किया है। पिछले साल कोरोना को जब वैश्विक महामारी घोषित किया गया था, तभी से समूची दुनिया को किन हालात का सामना करना पड़ा है, यह सब जानते हैं। समूचा सामाजिक जीवन ठप होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हालत ऐसी कमज़ोर हो चुकी है कि उससे उबरने में शायद लंबा वक्त लगे। पिछले कुछ महीनों से इस महामारी का जोर कमज़ोर होने के साथ साथ पूर्णबंदी में क्रमशः ढील दी जा रही है और आम जनजीवन की गतिविधियां फिर से सामान्य होने के क्रम में हैं। इसी संदर्भ में पिछले कुछ समय से सरकार से लेकर आम लोगों के बीच अलग अलग स्तरों पर इस बात पर चिंता जाहिर की जा रही थी कि पूर्णबंदी की वजह से बंद हुए स्कूल कब खुलेंगे। महामारी और संक्रमण की गंभीर स्थिति के मद्देनज़र निश्चित तौर पर स्कूलों को खोलना एक बड़ी चुनौती रही, लेकिन दूसरे कई क्षेत्रों में राहत देकर जब यह देख लिया गया कि जनजीवन के सामान्य होने की ओर बढ़ने के बावजूद कोरोना के मामले आम तौर पर काबू में हैं, तब इस मसले पर भी राय बनने लगी। अब कुछ राज्यों में सरकार ने स्कूलों को खोलने की इजाज़त दे दी है, हालांकि उसमें कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित सभी नियम कायदों का ख्याल रखना होगा, यानी बच्चों की संख्या, स्कूल का समय, एक दूसरे से दूरी, मास्क लगाने आदि के लिए निर्देशों पर अमल सुनिश्चित करना होगा। कुछ अन्य राज्यों में हाल ही में इस ओर कदम बढ़ाने के बाद अब दिल्ली और राजस्थान में भी सोमवार से कुछ शर्तों के साथ स्कूलों में पढ़ाई लिखाई शुरू कराने की इजाज़त दी गई है। महाराष्ट्र में स्कूल 27 जनवरी से खुलने की खबर है, हालांकि मुंबई के लिए फ़िलहाल इस पर सहमति नहीं बनी है। दिल्ली में अभी 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह फैसला लिया गया है, मगर जो विद्यार्थी स्कूल जाएंगे उन्हें अपने अभिभावक की लिखित अनुमति लेनी होगी।
जाहिर है, स्कूलों को खोलने के फैसले तक आने के लिए सरकारों को कई स्तरों पर सावधानी के तकाजे का ख्याल रखना पड़ा है। दरअसल स्कूल, कॉलेज या कोई भी शिक्षण संस्थान चूँकि सामूहिक उपस्थिति के परिसर होते हैं और ऐसे स्थिति में संक्रमण का खतरा अपेक्षा ज़्यादा हो सकता था, इसलिए उन्हें बंद रखना जरूरी था। सही है कि स्कूल कॉलेज बंद होने की हालात में बच्चों के नियमित शिक्षण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, मगर सरकार ने इसकी भरपाई ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए कराने की वैकल्पिक व्यवस्था की। हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता के लिहाज से नियमित कक्षाओं के मुकाबले ऑनलाइन माध्यम की अपनी सीमा है। यह हकीकत है कि देश की एक बड़ी आबादी आज भी कई स्तरों पर संसाधनों के अभाव में जी रही है। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके घरों में पढ़ने वाले बच्चों की ऑनलाइन कक्षाओं की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसे संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में यह आशंका खड़ी हो रही थी कि अगर स्कूलों की बंदी लंबे समय तक खींची तो बच्चों की एक बड़ी संख्या पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाएगी। ऐसे में कोरोना पर काबू की स्थिति बनने के साथ अब स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है तो यह अच्छा है, मगर अभी भी संक्रमण की संवेदनशील के मद्देनजर बचाव के लिए सभी जरूरी एहतियात बरती जानी चाहिए। स्टॉप। रेडी स्टार्ट। स्टार्टअप को बढ़ावा। विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक आधारित नए उद्यमियों के विस्तार के लिए प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के विशेष कोष की स्थापना की है। इसकी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि सरकार की कोशिश ऐसा स्टार्टअप तंत्र के विकास में सहयोग देने की है जो युवाओं के लिए और युवाओं द्वारा के मंत्र पर आधारित हों। पिछले कुछ सालों से भारत समेत विभिन्न देशों तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप कंपनियों ने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। तकनीकी विकास के साथ अनेक वस्तुओं और सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। इसकी पूर्ति में स्टार्टअप बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आज भारत में 35 से अधिक ऐसे स्टार्टअप हैं जिनका मूल्य $1 अरब से ऊपर है। कोरोना संकट से त्रस्त 2020 में ही इनमें से 11 कंपनियां $1 अरब की सीमा पार कर यूनिकॉर्न स्टार्टअप की श्रेणी में शामिल हुई हैं। जनवरी 2021 में 3 स्टार्टअप इस स्तर पर पहुंचे हैं। इस संदर्भ में सबसे अहम तथ्य यह है कि ये कंपनियां
विभिन्न कारोबार और सेवाओं से संबंध हैं। जानकारों का आकलन है कि 2025 तक देश में $1 अरब से अधिक मूल्य की स्टार्टअप कंपनियों की संख्या 100 हो सकती है। अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित क्षेत्रों में नए स्टार्टअप के लिए संभावनाएं कम हैं, क्योंकि वहां पहले से ही उनकी संख्या बड़ी है। इसके बरसक भारत में नए उद्यमियों के लिए बड़ी जगह खाली है। जो स्टार्टअप अभी यूनिकॉर्न स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, उनके पास अच्छी तकनीक और योजना है। इसलिए भरोसे और उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप कंपनियों से आह्वान किया है कि वे आगामी वर्षों में अपने अपने क्षेत्र में बड़ी वैश्विक कंपनी होने के लिए प्रयासरत हों। यह जग जाहिर तथ्य है कि किसी नए विचार, नवाचार और नवोन्मेष पर आधारित उद्यम को शुरू करने के लिए पूंजी जुटाना बहुत कठिन होता है। नए उद्यमियों को बैंक से कर्ज लेना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि उनके पास गारंटी के रूप में पेश करने के लिए समुचित संपत्ति नहीं होती। ऐसे में यह आशा की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित योजना बड़े पैमाने पर स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेगी। सरकार ने पहले भी कुछ कदम उठाए हैं। पिछले साल क्षमता और संभावना के आधार पर स्टार्टअप कंपनियों की पहचान कर उन्हें वित्तीय सहायता देने की एक योजना शुरू की गई है। इसके तहत 300 कंपनियों को 25 लाख रुपए और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना के लिए 95 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जिसका वितरण 3 सालों में होना है। सूचना तकनीक मंत्रालय ने कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा कराने और उन्हें पुरस्कृत करने की योजना भी चलाई है। आगामी बजट से भी स्टार्टअप क्षेत्र को अनेक अपेक्षाएं हैं, क्योंकि आर्थिक वृद्धि के लिए उनका विस्तार जरूरी है। स्टॉप। रेडी स्टार्ट। सड़क सुरक्षा अभियान। सड़क सुरक्षा माह के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दी गई यह जानकारी हतप्रभ करने वाली है कि देश में प्रतिदिन करीब 415 लोग सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाते हैं। कोई भी अनुमान लगा सकता है कि एक वर्ष में यह संख्या कहां तक पहुंच जाती होगी। इसका कोई मतलब नहीं कि प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में जान से हाथ धो बैठें। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय लोगों के सहयोग से वर्ष 2025 तक सड़क हादसों में 50% की कमी लाना चाहता है, लेकिन यह काम केवल सड़क सुरक्षा माह के माध्यम से लोगों को जागरूक करने भर से
होने वाला नहीं है। सड़क हादसों के प्रति लोगों को सजग करने का अपना एक महत्व है, लेकिन बात तो तब बनेगी जब मार्ग दुर्घटनाओं के मूल कारणों का निवारण करने के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। कुशल ड्राइवरों की कमी को देखते हुए ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों में ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल खोलने की तैयारी सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ करना होगा। सबसे पहले तो सड़कों के किनारे अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना होगा। यह अतिक्रमण सड़क हादसों का कारण बनता है, खासकर तब और भी जब ऐसे ठिकानों पर बस, ट्रक और अन्य वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। यह ठीक नहीं कि ढाबे बाहरी वाहनों के लिए पार्किंग स्थल बन जाएं। यह भी समझने की ज़रूरत है कि सड़क किनारे बसे गांव से होने वाला हर तरह का ब्रेक टोक आवागमन भी जोखिम बढ़ाने का काम करता है। इस स्थिति से हर कोई परिचित है, लेकिन ऐसे उपाय नहीं किए जा रहे जिससे कम से कम राजमार्ग तो अतिक्रमण और बेतरतीब यातायात से बचे रहें। इसमें संदेह है कि उल्टी दिशा में वाहन चलाने, लेन की परवाह न करने और मनचाहे तरीके से ओवरटेक करने जैसी समस्याओं का समाधान केवल जागरूकता अभियान चलाकर किया जा सकता है। इन समस्याओं का समाधान तो तब होगा जब सुगम यातायात के लिए चौकसी बढ़ाई जाएगी और लापरवाही का परिचय देने अथवा जोखिम मोल लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह ठीक नहीं कि जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला कायम रहने के बाद भी राजमार्गों पर सीसीटीवी और पुलिस की प्रभावी उपस्थिति नहीं दिखती। कुछ राज्य सरकारों ने सड़क हादसों को रोकने के लिए राजमार्ग पुलिस की व्यवस्था अवश्य कर रखी है, लेकिन वह या तो संख्या बल के अभाव से जूझती है अथवा अन्य जिम्मेदारियों का निर्वाह करती दिखती है। अच्छा होगा कि राज्य सरकारें यह समझें कि सड़क हादसों को रोकना उनका भी जिम्मेदारी है। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष चुनाव में देरी से कांग्रेस में बेचैनी। मानना पड़ेगा कि कपिल सिब्बल चुप रहने वाले नेताओं में से नहीं हैं। बोलते हैं तो खुलकर, फिर चाहे वह भाजपा हो, कानूनी मुद्दा हो या अपनी ही पार्टी कांग्रेस के आंतरिक चुनाव में हो रही देरी पर उन्होंने एक बार फिर सवाल उठाए हैं। स्पष्ट कहा कि यह साफ नहीं है कि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव कब होंगे। सिब्बल ही नहीं, पार्टी के दूसरे हजारों कार्यकर्ताओं के मन में भी ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर चुनाव होंगे कब। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद से पार्टी 1.5 साल से अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे
चल रही है। अगले महीने पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बजने वाला है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर असमंजस में है। सब जानते हैं कि राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष बनाने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन साफ कुछ नहीं। 4 महीने पहले पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मधुसूदन मिस्त्री की अगुवाई में केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण का गठन किया था। इसका जिम्मा शीघ्र से शीघ्र अध्यक्ष चुनाव कराना था। 4 महीनों में प्राधिकरण 3 बैठकें जरूर कर चुका है, लेकिन पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की रूपरेखा सामने नहीं आई। 5 महीने पहले कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में आमूल-चूल परिवर्तन को लेकर पत्र लिखा तो हंगामा मचा था। पत्र लिखने वालों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस कार्य समिति के वरिष्ठ सदस्य और अनेक पूर्व मंत्री शामिल थे। पत्र को बगावत की संज्ञा दी गई थी। लगा था कि शायद अब कांग्रेस अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने का साहस दिखाएगी। 1 महीने पहले स्वयं सोनिया गांधी ने पत्र लिखने वाले कुछ नेताओं से गहन मंथन किया था, लेकिन नतीजा आज तक नहीं निकला। पत्र में वरिष्ठ नेताओं ने जिन मुद्दों को उठाया था, उनका निराकरण भी सामने नहीं आया। पत्र का निचोड़ था कि पार्टी का नेतृत्व ऐसे हाथों में रहे जो पार्टी को पूरा समय भी दे और लोगों के बीच नज़र भी आए। राहुल गांधी के फिर से पार्टी अध्यक्ष बनने की प्रबल संभावना है, लेकिन सवाल वही कि क्या राहुल पूर्णकालिक अध्यक्ष की तरह काम कर पाएंगे? क्या वे कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए सर्वसुलभ वाली भूमिका में आ पाएंगे? महत्वपूर्ण अवसरों पर वे पार्टी का नेतृत्व करने के लिए तैयार होंगे अथवा नहीं? सिब्बल की तरह ही अनेक नेता व कार्यकर्ता इन्हीं सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी बनती है कि वह इसका जवाब दे। पार्टी विपक्षी दलों के सवालों का जवाब दे या नहीं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को तो विषय संतुष्ट करना ही चाहिए। पार्टी तभी अपनी खोई पहचान फिर कायम कर पाएगी। स्टॉप।